गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अकाउंट पार्ट 1 में पार्ट 9, पुरानी बुक में पार्ट 9 और नई बुक में पार्ट 10 सकल तलपट ट्रायल बैलेंस शुरू किया है हमने। कल के वीडियो में मैंने आपको सकल तलपट का अर्थ, सकल तलपट तैयार करने की पद्धति और सकल तलपट के नमूना के बारे में बताया था। एक बार 1 मिनट में पहले मैं ये सब रिपीट कर दूं और फिर आज हम स्वाध्याय के प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले सकल तलपट क्या होता है? तो सकल तलपट यह खाता नहीं है, पत्रक है। ये अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है। सकल तलपट यह खाता नहीं है, पत्रक है, जिसका उपयोग खाते की उधार शेष और जमा शेष की दृष्टि से हिसाब गाणितिक रूप से सही है या नहीं यह दर्शाने का है। यानी सकल तलपट यह खाता नहीं है, पत्रक है, जो हिसाब गाणितिक दृष्टि से सही है यह दर्शाता है। किस पर से? तो खातों के उधार शेष और जमा शेष पर से। ठीक है। उसके बाद एक नोट लिखवाया था कि सकल तलपट सही हो इसके लिए क्या जरूरी है कि उधार शेष और जमा शेष का योग समान आना चाहिए। ओके। उसके बाद सकल तलपट तैयार करने की 2 अलग अलग पद्धति है। पहला है योग की पद्धति और दूसरा है शेष की पद्धति। लेकिन योग की पद्धति आपको नहीं पूछते क्योंकि उसमें कुछ इतना करना नहीं होता है, उधार जमा दिया ही होता है, सिर्फ जोड़कर लिखना होता है, तो उतना आसान नहीं पूछा जाता है। आपको शेष की पद्धति के अनुसार पूछा जाता है। आपको अलग अलग खातों का नाम दिया होगा और आपको उसको लिखना है। जो उधार में है उसे उधार में लिखना है, जो जमा में है उसे जमा में लिखना है, और फिर उधार और जमा दोनों पक्षों का योग समान होना चाहिए, तभी ही आपका सकल तलपट जो है वो गाणितिक दृष्टि से सही माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद कौन सा खाता उधार होगा और कौन सा जमा होगा, तो कुछ सैद्धांतिक नियम है। दोस्तों, जो नियम होते हैं उसका कोई कारण नहीं होता, उससे हमें याद रखना होता है। ठीक है। जैसे कि 2 और 2 4 होते हैं, तो क्यों होते हैं उसका कोई कारण नहीं है, सिद्ध किया हुआ विधान है। उसी तरह से संपत्ति हमेशा उधार होगा। संपत्ति में जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर। उसके बाद अदृश्य संपत्ति में ख्याति, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। फिर विनियोग, चालू संपत्ति में रोकड़ शेष, बैंक शेष, स्टॉक, अग्रिम चुकाया खर्च, मिलना बाकी आय, ये सब चालू संपत्ति। तो ये सब क्या होगा दोस्तों? तो ये सब उधार हुआ करेगा। कोई भी खर्च होगा तो वो भी उधार होगा। उसके अलावा कोई दायित्व तो होगा, यानी कोई कर्ज होगा, जैसे लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, चुकाना बाकी खर्च या मित्र के पास से ली लोन, वो सब क्या कहलाएगा? जमा कहलाएगा। उसके अलावा पूंजी जमा होगा, आहरण उधार होगा, जो हम पहले से रोज नामचा से ही सीखे हुए हैं। खरीदी उधार होगा, बिक्री जमा होगा, खरीद वापसी जमा होगा, बिक्री वापसी उधार होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 238, पुरानी बुक में है दोस्तों, नई बुक में आप ढूंढ लीजिएगा। आपके स्क्रीन पर हमेशा की तरह निम्नलिखित विगतों के आधार पर प्रवीण पटेल का तारीख 31/3/16 को पूरे होते वर्ष का सकल तलपट तैयार कीजिए। तो सबसे पहले हम लिख देंगे प्रवीण पटेल का तारीख 31/3/2016 के दिन का सकल तलपट। ये हमारा मेन हेडिंग हो गया दोस्तों। अब फॉर्मेट कैसा है? तो खाते का नाम, खाता पृष्ठ। खाता पृष्ठ में कुछ आता नहीं दोस्तों, लेकिन फॉर्मेलिटी है तो बनाना पड़ेगा हमें। उधार और रकम और जमा रकम। अब आपकी फुल स्केप की नोटबुक होगी तो आपका पूरा 1 पेज में आ जाएगा, लेकिन शायद यहाँ पे पूरा नीचे तक ना आए, इसके लिए मैं दूसरा 1 पेज तैयार कर रहा हूं। उसमें भी ऐसे ही खाते का नाम। आप इतना लंबा ये सब मत लिख दीजिएगा, यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है और आपका 1 पेज में आराम से आ भी जाएगा। यानी 15-16 लाइन ही चाहिए जो आसानी से आ जाएगा। मुझे लग रहा है शायद नीचे तक ना आए, इसके लिए मैंने दूसरा 1 पेज तैयार किया है। खाता पृष्ठ, उधार रकम और जमा रकम,
ये फॉर्मेट हो गया। फॉर्मेट के बाद मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, एकदम आसान है सवाल। हमें जितने भी खाते का नाम दिया है पहले सब देख देख कर लिख देना है। तो सबसे पहला नाम है प्रारंभिक स्टॉक, उसके बाद मजदूरी, सब फटाफट देख देख कर लिख देना है। मजदूरी के बाद है बिक्री, बिक्री के बाद है मरम्मत, उसके बाद करवेरा, करवेरा के बाद है दोस्तों जमीन मकान, जमीन मकान के बाद प्लांट मशीनरी, प्लांट मशीनरी के बाद बिजली खर्च, बिजली खर्च के बाद पूंजी, पूंजी के बाद ऑफिस वेतन, ऑफिस वेतन के बाद पेटेंट, फिर बैंक सेस, उसके बाद बैंक लोन, बैंक लोन के बाद आवक माल गाड़ी भाड़ा, उसके बाद खरीदी, फिर है जावक माल गाड़ी भाड़ा। यानी अभी कुछ नहीं कर रहा हूं दोस्तों, इसलिए आपको नहीं समझा रहा हूं। अभी सिर्फ आपका जो सवाल दिया हुआ है उस सवाल में जो भी खाते के नाम दिए वो सब सिर्फ देख देख कर लिख रहा हूं। और उसके बाद भी कुछ नहीं करना है। जो हमें पता है जो उधार में आने वाला है उसकी रकम उधार में लिखना है, जो जमा में आने वाला है उसकी रकम जमा में लिखना है। और आपके एग्जाम में इतने सारे खाते के नाम नहीं दिए होंगे, 4 मास का होगा तो 8 खातों के नाम दिए होंगे। बस उस 8 खातों के नाम को उधार और जमा ठीक तरह से आपको लगाना होगा। ठीक है, चलिए। जावक माल गाड़ी की भाड़ा के बाद देनदार, देनदार के बाद रोकड़ शेष, रोकड़ शेष के बाद फुटकर औजार, फुटकर औजार के बाद लेनदार, लेनदार के बाद फुटकर आवक, फुटकर आवक के बाद ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर के बाद लास्ट है दोस्तों ख्याति। और ये पूरा होने के बाद सबसे आखिरी में कुल योग। तो ये हमने क्या किया दोस्तों, सभी नाम देख देख कर लिख दिया खाते के नाम में। अब उधार शेष, खाता प्रश्न में कुछ नहीं आएगा, उधार और जमा देखते हैं। तो सबसे पहला है प्रारंभिक स्टॉक। मैंने आपको पहले भी बताया है स्टॉक हमारे लिए संपत्ति है। कोई भी स्टॉक होगा तो उसकी कौन सी शेष होगी, उधार। तो कितना है, तो 7440। तो उधार में लिखना है 7440, जमा में डैश, ऐसे। उसके बाद मजदूरी 4000, तो उधार में मजदूरी हमारे लिए खर्च है, उधार होता है, उधार में 4000, जमा में डैश। उसके बाद बिक्री जमा होता है तो उधार में डैश और जमा में 48000। उसके बाद मरम्मत, यानी मरम्मत यानी क्या, मरम्मत खर्च, खर्च हमेशा क्या होता है, उधार। तो उधार में कितना दिया है मरम्मत, 800, जमा में डैश। मरम्मत के बाद है दोस्तों करवेरा। तो करवेरा भी खर्च ही होता है, टैक्स जिसको आप कहते हैं। कितना है, 600, तो वो भी उधार में। उसके बाद जमीन मकान, प्लांट मशीनरी, ये संपत्ति है तो ये भी उधार होगा। बिजली खर्च, खर्च है तो उधार होगा, तीनों के तीनों उधार होंगे। तो जमीन मकान है दोस्तों 2400, प्लांट मशीनरी ये है 3000। फिर उसके बाद बिजली खर्च 920, ये भी उधार में। उसके बाद दिया है दोस्तों पूंजी।
आपको अच्छी तरह से मालूम है पूंजी क्या होगा, जमा, तो पूंजी जमा में 16,000। उसके बाद पूंजी के बाद है ऑफिस वेतन, हमारा खर्च है, तो उधार में 1,000। उसके बाद पेटेंट, पेटेंट हमारी अदृश्य संपत्ति है, संपत्ति हमेशा क्या होता है दोस्तों, उधार, तो उधार में 400। बैंक शेष भी संपत्ति है, तो बैंक शेष भी उधार में 1800। उसके बाद बैंक लोन, लोन यानी कर्ज, दायित्व, दायित्व हमेशा जमा होता है, तो जमा में बैंक लोन 1760 जमा में। उसके बाद आवक माल गाड़ी भाड़ा, खरीदी, जावक माल गाड़ी भाड़ा, देनदार, रोकड़ शेष, फुटकर औजार, ये सब के सब क्या होंगे, उधार। क्यों, आवक माल गाड़ी भाड़ा हमारे लिए खर्च है इसलिए उधार, खरीदी माल आता है उधार, जावक माल गाड़ी भाड़ा भी खर्च है इसलिए उधार, देनदार और रोकड़ शेष, फुटकर औजार, ये हमारे लिए संपत्ति और संपत्ति उधार होता है। तो यहाँ से लेकर यानी कि आवक माल गाड़ी भाड़ा से लेकर फुटकर औजार तक सबके सब क्या होंगे, उधार होंगे। तो बारी बारी से मैं लिख दे रहा हूँ, आवक माल गाड़ी भाड़ा है 1200, खरीदी है 30,000, जावक माल गाड़ी भाड़ा है 600, देनदार है 8,000, रोकड़ शेष है 80, फुटकर औजार है 720। उसके बाद लेनदार, देनदार उधार होता है दोस्तों क्योंकि वो ग्राहक होता है, और लेन हमारे लिए संपत्ति है, और लेनदार व्यापारी जिससे हम माल खरीदते हैं, उधार खरीदते हैं, वो व्यापारी कहलाता है, लेनदार कहलाता है। और लेनदार हमारे लिए दायित्व है क्योंकि उसे हमें चुकाना पड़ता है, तो उसकी जमा बाकी होती है 3200। उसके बाद फुटकर आवक, आवक कोई भी होगा तो जमा में कितना है फुटकर आवक, 240। उसके बाद ऑफिस फर्नीचर, फर्नीचर हमारे लिए संपत्ति है, उधार में 240। और लास्ट में है ख्याति, जो हमारी अदृश्य संपत्ति है, वो भी उधार में 6000। इस तरह से दोस्तों हमारा पूरा हो गया। अब हमें क्या कर लेना है, योग कर लेना है, उधार शेष और जमा शेष का हमें योग कर लेना है। दोनों पक्षों का योग कैसा आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो मैं कर लेता हूँ 48,000 और 16,000, ये जोड़ेंगे दोस्तों तो 64,000, 65,000 और ये 240 और 760 जोड़ेंगे तो पूरा 1,000 हो जाएगा, तो 66,000, 66 और 3 69,200। फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, दोनों साइड का योग कितना होगा, 69,200। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इस पाठ में, स्वाध्याय में सिर्फ 4 ही क्वेश्चन हैं, और 4 में से नए सिलेबस के अनुसार हमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 हमें करने की आवश्यकता नहीं है, और उदाहरण भी सिर्फ हमें 2 और 3 ही करना है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, उदाहरण नंबर 2, 3, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 करवा दिया है दोस्तों। इसकी तरह आपको उदाहरण नंबर 2 करना है, कोशिश करूंगा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे। यस, ये उदाहरण नंबर 2 आपको होमवर्क के रूप में करना है, और कल के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 सीखेंगे, तब आपको होमवर्क के रूप में उदाहरण नंबर 3 करना होगा। थैंक यू सो मच।